नमस्कार सभी दर्शकों का। खेल खिलाड़ी में आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जो कि भारत के लिए ऐसे गौरवान्वित पल लेके आए हैं जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी खेलों में। एज ए खिलाड़ी उनका सफ़र बहुत अच्छा रहा। ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित हमारे बीच हैं अनिल मान। अनिल मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खिलाड़ी के साथ साथ होते हुए अनिल मान भारतीय प्रशिक्षण दल के प्रमुख कोच भी रहे हैं, जो कि एक भारतीय टीम को नए तरीके से सिखा रहे हैं, करा रहे हैं। तो अनिल मान जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका खुद का कुश्ती का सफ़र किस तरीके से रहा, किस तरीके से आपने इस खेल का चयन किया और इसमें निरंतर आगे बढ़ने के बारे में सोचा। जैसा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और जो हमारे परिवार में थे तो मेरे दादाजी पहले कुश्ती करते थे। तभी से जब परिवार में कोई पहलवान होता है तो ऑटोमेटिक बच्चों को भी एक लगन सी लग जाती है। तो उसके बाद जब हमें देखते थे परिवार में दादाजी को, तो हमें भी ये लगता था कि भी हम भी आगे जाके पहलवान बने। तो तभी से हमने गांव के अखाड़े में, एक छोटा सा अखाड़ा था गांव में, उसी में हमने कुश्ती की शुरुआत की। और ये सन 1988 की बात है जब मैंने कुश्ती शुरू की। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने कुश्ती को एक कैरियर के तौर पर चुना? समझिए ऐसे ही थी। उस टाइम पे मैं 7-8 साल का था जी। तो मैं जब गांव के अखाड़े में मैंने जाना शुरू किया और तभी से जब एक लगन थी अंदर की। हमें भी पहले तो इतना बड़े लेवल का नहीं पता था गांव में रह के, बट उस टाइम तो यही एक मन में उमंग थी और ये मन में ये था कि मैं गांव में सबसे बड़ा पहलवान बनूं। तो ये कहा जा सकता है कि एक शौकिया तौर पर शुरू किया गया खेल आपके कैरियर को आगे एक नई पहचान दिया। बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात जानना चाहें कि कुश्ती में आप जिस तरीके से अखाड़ों से निकलकर मैट तक का सफर आपने तय किया, जो आधुनिक कुश्ती में परिवर्तन आया, उसके संदर्भ में किस तरीके से आप लेके चलते हैं? जब से देखो, पहले का जो समय था, हमारे समय में भी लास्ट में जब हमारा पीरियड था 2000 के बाद का जब पीरियड था, उस टाइम भी मैट आने शुरू हो गए थे। बट उससे अगर हम पहले चले जाएं तो जब इतनी मैट की सुविधा नहीं थी, मोस्टली पहलवान जो थे अखाड़ों में मिट्टी में ही कुश्ती करते थे, मिट्टी में ही अभ्यास करते थे। उसके बाद जो दंगल, गांव में जो दंगल होते थे, मेलों में दंगल होते थे, कुश्तियाँ होती थी, उसमें खेलते थे। बट जैसे जैसे बाद का समय आया और जो खेलों ने साइंस की, एक साइंस पे पकड़ की, उसके अनुसार जब चलना शुरू किया, तो जब हम पहलवानी की बात करें तो कुश्ती में ये पता लगा कि हमें वाकई में हमें मैट की तरफ जाना चाहिए ताकि हम देश के लिए और बड़े से बड़े पदक जीत सके। तो उसी के अनुसार जब मैंने भी जब शुरू की तो मिट्टी से शुरू की थी, बट उसके बाद फिर हम खेलते रहे। उसके बाद मैंने सबसे पहले 1991 में मैंने स्कूल जो खेल होते हैं स्कूलों के, उसमें मैंने गोल्ड जीता जी। तो उसके बाद हमारी शुरुआत होती गई और फिर 97 में मैंने जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है उसमें मैंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और वहाँ पे मेरे को टूर्नामेंट का बेस्ट रेसलर भी घोषित किया जी। तो फिर हमने, ईश्वर की कृपा रही हमारे पे कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और देश के लिए पदक जीतते रहे। तो जी, अगर मैं इसी में जोड़ूं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की अगर हम बात करें, प्रतिस्पर्धाओं की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है? जब आप घरेलू प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, जब आप बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, तो किस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव या किस तरीके का आपका खुद की सोच और आकलन रहता है अन्य खिलाड़ियों के प्रति? जैसा कि हम गांव यहाँ पे अपने इंडिया में जब खेलते हैं उस टाइम पे दबाव तो होता है कि जब कुश्ती होती है, बट इतना नहीं होता। बट हम जब बाहर जाते हैं तो हमें अलग अलग देश के पहलवान मिलते हैं और हर पहलवान अपनी कंट्री के अनुसार, हर पहलवान की अलग अलग रणनीति होती है और अलग अलग, हम देखें तो जेनेटिक जो देखा जाए तो जैसे हम चाइना की तरफ चले जाएं या हम कोरिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे स्पीड वर्क बहुत ज़्यादा है उन खिलाड़ियों में, और ऐसे ही हम दूसरी साइड चले जाएं, ईरान की तरफ जाएंगे, रसिया की तरफ जाएंगे, उधर टेक्निकल खिलाड़ी ज़्यादा है।
तो अलग अलग तरीके के पहलवान हमें सामने मिलते हैं उनसे मुकाबला करने के। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम वहाँ पे एक अगर अनिल मान जाता है तो खाली एक अनिल मान नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ वो एक देश का तिरंगा झंडा होता है। और ये एक मानसिक दबाव होता है कि हमारे जो देशवासी हैं वो हमें देख रहे हैं, हमारी कुश्ती को देख रहे हैं, तो हमें बेस्ट से बेस्ट करना होता है, किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ा खिलाड़ी से प्रशिक्षक जी और प्रशिक्षक के बाद अब एक प्रशासनिक अधिकारी, जी तीनों भूमिकाओं का अलग अलग निर्वाह करना, जी तो किस तरीके से आप अपने आप को जोड़ते हैं कि एक खिलाड़ी का जीवन आपका कैसा रहा, उसके बाद आप एक प्रशिक्षक रहे, बहुत अच्छे प्रशिक्षक रहे हैं, आप भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है, खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ चढ़कर खेल रहे हैं, और अब एक ओएसडी के पद पर आप रेलवे में कार्यरत हैं, उत्तर रेलवे में कार्यरत हैं। तो ये तीनों परिवेशों को अगर हम जाने तो थोड़ा थोड़ा इन तीनों के संदर्भ में बताएं। देखो, अगर मैं आज के टाइम बताऊं तो सबसे अच्छा जो समय था वो हमारा रेसलिंग का था, जब हम खुद रेसलिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम यही रहता था बस रेसलिंग करनी है, इसके अगर कोई भी चीज़ हमें ना सोचने का टाइम था और ना सोचने की ज़रूरत थी, अपना काम किया, ख़त्म, रिलैक्स। बट उसके बाद फिर वो सफ़र भी अच्छा रहा। उसके बाद जब हम आए एक प्रशिक्षक के रूप में, फिर एक मानसिक दबाव बढ़ने लग गया समय, क्योंकि खिलाड़ियों की जो जिम्मेदारी है वो कोच के ऊपर होती है। किसी कारण अगर किसी खिलाड़ी का वेट नहीं आता है, या किसी कारण किसी खिलाड़ी का रेसलिंग टाइम में कोई पॉइंट से कोई गलती हो जाती है, वहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन करना होता है, वहाँ पे कोई कमी ना रह जाए। और तीसरा पार्ट क्या कि हम जब उसको इंडिया कैंप में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक से हम उसकी जो कमियां हैं वो दूर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसका अटैक अच्छा है तो नहीं अच्छा है तो उसको और अच्छा करें, कईयों का खिलाड़ियों का डिफेंस अच्छा नहीं होता, उसका डिफेंस मजबूत करें, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है। और बाद में टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो फिर उसके बाद काफ़ी जवाबदेही होती है कोच की, आगे उस रिज़ल्ट के ऊपर एक कोच की बड़ी भूमिका होती है। और तीसरा जो अब एक अधिकारी के रूप में जब हम काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा ये और ज़्यादा है कि प्रेशराइज है। हाँ, क्योंकि इसमें अब हमें खिलाड़ी भी देख रहे हैं हम, और दूसरा हम प्रशिक्षक को भी देख रहे हैं, और दूसरा और जो ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी देखना होता है। तो सबको किस तरह से बैलेंस करना है, कोचेज को किस तरह से बैलेंस करना है, खिलाड़ियों को किस तरह से बैलेंस करना है, और फिर अपनी बात जो अपने से बड़े अधिकारी हैं उनके सामने खिलाड़ियों की कोचेज की बात रखनी है, उनके लिए अच्छे से अच्छा बेनिफिट लेके आना, अच्छी पॉलिसी बनाना, वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर। तो अब काफ़ी बिजी भी कहूँगा लाइफ भी, और ज़्यादा प्रेशराइज भी है जी। अगर मैं जानना चाहूँ, इसमें रेलवे में आप एज ए ओएसडी के पद पर कार्यरत हैं, तो रेलवे किस तरीके से खिलाड़ियों के उत्थान और उद्धार के लिए अग्रसर है, तो आपकी जो भूमिका आप किस तरीके से उसमें निर्वाह करते हैं रेलवे के खेलों को बढ़ाने के लिए? देखो, रेलवे हमारा एक बहुत बड़ा, खिलाड़ियों के बीच में, खेल के बीच में जाएंगे तो रेलवे एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जो खिलाड़ियों को इतना रोजगार देता है। आज के समय में मेरे को नहीं लगता कि रेल से बड़ा कोई ऐसा विभाग है जो इतने बड़े लेवल पे खिलाड़ियों को रोजगार देता है, इतने अच्छी पोस्टों पे देता है। और ये हमारा एक जो रेलवे बोर्ड है RSPB, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, जो हमारा खिलाड़ियों को इतना ध्यान रखता है और अच्छे से अच्छे बेस्ट पॉलिसी बनाता है, जिसमें खिलाड़ियों को इनाम भी बहुत अच्छा होता है, पदक लेके आते हैं, उस पर भी हमारा प्राइज मनी है, और करोड़ों में है वो, ये नहीं कि भाई कोई छोटा मोटा, तो करोड़ों में वो इनाम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारा जो, मैं नॉर्दर्न रेलवे से है, मैं नॉर्दर्न रेलवे से कहूँ तो हमारा नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं अभी फ़िलहाल, जो नरसिंह जी हैं, और दूसरे हमारे सेक्रेटरी जी हैं कौस्तुभमणि जी, वो भी मतलब नाइस पर्सन है वो खिलाड़ियों के लिए। और जब भी हम उनके सामने जाते हैं तो हमेशा हमें बैठकर हमसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए और अच्छे से अच्छे हम खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं। और हम जो बात उनके सामने रखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस बात को आगे रख के और उस चीज़ को लागू करें उस चीज़ को।
अगर हम अब अगले नेक्स्ट टारगेट की बात करें, आप प्रशिक्षक हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो आने वाली प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अभी आपकी आने वाली है। अभी इंटर रेलवे अखिल भारतीय रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता यहाँ जो कि कन्हैया सिंह स्टेडियम में चली रही है। इसके बाद की योजना की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किस तरीके की तैयारी है, और राष्ट्रीय प्रतियोगिता से हटकर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप भारतीय टीम के प्रशिक्षक हैं, तो आप किस तरीके से रोड मैप तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से आपका नेक्स्ट गोल है उन प्रतियोगिताओं के लिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ भी आने वाला है। बिल्कुल कॉमनवेल्थ भी है, एशियन गेम्स भी हैं। तो अभी हमारा ये इंटर रेलवे चल रही है, इसमें हमारे अगर देखें तो हमारा नेशनल सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। नेशनल के बाद अगर दूसरे नंबर का कोई टूर्नामेंट है तो वो हमारा इंटर रेलवे है, क्योंकि हमारे इंटर रेलवे में ऐसे हैं कि एक वजन में 8-8, 7-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉप के हैं, उन्हीं में से ही इंडिया टीम में सिलेक्ट होते हैं जी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे रेलवे के पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और अब हमारे इसके बाद नवंबर में हमारी बनारस में नेशनल चैंपियनशिप होगी जी। उसके बाद जो खिलाड़ी हमारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लेके आएंगे, हम उनका इंडिया कैंप लगाएंगे तुरंत उसके बाद, और इंडिया कैंप में फिर उनको हम लगातार जो तक हमारा एशियन गेम्स है उसके लिए तैयारी करेंगे, कंटिन्यू ट्रेनिंग रखेंगे। उसमें हमारे बीच में जो शेड्यूल है वो भारतीय कुश्ती संघ जो बना रही है प्रोग्राम, उसमें हमारा 1-2 महीना बीच में फॉरेन का है, वहाँ पे हम खिलाड़ियों को अदर दूसरे खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग कराएंगे। तो ये सारी जो इंडिया टीम की जो प्रक्रिया है वो हमारी भारतीय कुश्ती संघ देख रही है, जो कि बहुत ही गहराई से इस पे कुश्ती पे ध्यान लगा के हर खिलाड़ी पे वॉच कर रही है, किस खिलाड़ी को क्या ज़रूरत है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, सप्लीमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिजियो की ज़रूरत है। तो आज के टाइम फेडरेशन हर तरीके से तैयार खड़ी है कि हम खिलाड़ियों की कोई भी एक भी ऐसी कमी ना रहे बीच में कि खिलाड़ी ये कह सके कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, इसके कारण मैं पदक नहीं जीत पाया। तो उनका मानना भी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़कर हर तरह की सुविधा हम खिलाड़ियों को। बिल्कुल, ये थे अनिल मान, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी रहे, प्रशिक्षक और साथ के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि रेलवे में कार्यरत हैं। तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मान जी। इसी तरीके से आप प्रशिक्षण देते रहें और भारत का गौरव बढ़ाते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद संजीव गुप्ता जी, आपने समय दिया। मैं आपको देखता रहता हूँ हर समय में, थोड़ा समय और लूँगा आपका, क्योंकि मैं आज से नहीं काफ़ी कई सालों से देख रहा हूँ आपको। आप खिलाड़ियों के अंदर घुसे रहते हो, हर खिलाड़ी से पर्सनली बात करते हो कि आप कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि और खिलाड़ियों की बात, कोचिज की बात आप अपने इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखा रहे हो। तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। एक बार आपकी उदारता के लिए मैं पुनः आपका ऋणी रहा, और आपकी उदारता और सहजता के लिए मैं आपको पुनः नमन करता हूं। तो इसी के साथ हम लेते हैं आज विदा एक नई शुरुआत के साथ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।